Hello students. In this video, I'm going to discuss the paper of NET December 2025 exam, which was held on 18th of December. तो इसका आंसर की कल आया था तो I got the paper from some students and I have seen all the questions critically and I have analyzed the pattern and also I have compared this paper with previous paper. So on that basis, I will also tell you about the cutoff. जो इसमें expected cutoff है वो भी हम लोग discuss करेंगे. And here, so what I'm going to discuss in this video is I'll discuss about cutoff. I'll discuss about the paper. So basically paper analysis तो यहाँ पे हमने लिखा ही है कि I will do the paper analysis and I will also solve some question. ठीक है ना? So I'll solve about 10 to 12 questions in this video. Okay. So in my previous two videos, I had already solved 31 questions. अगर आप हमारे जो previous दो videos हैं उसको आप देखिए तो 31 questions हम लोग already solve कर चुके हैं. ठीक है. वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे लेकिन उसमें जो भी आंसर हम आप बताए थे वो सभी आंसर्स वही आंसर CSIR ने दिया है जो हमने बताए थे. ठीक है. उसमें से एक भी आंसर चेंज नहीं है. ठीक है. तो 31 क्वेश्चंस का जो भी आंसर बताया गया था एग्जैक्टली सेम आंसर से CSIR ने बताया. और वो 31 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे ना वो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे. उसमें बी पार्ट के क्वेश्चंस भी थे और सी पार्ट के क्वेश्चंस भी थे. ठीक है. So let us discuss about the paper first, and then I will discuss about the I will discuss solution, and after that I will talk about cutoff के इस बार पेपर JRF का या नेट का कट ऑफ कितना रह सकता है. ठीक है. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट कि हमारा जो गेट 2026 का जो अभी एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. फ्रॉम 1 इसमें अब जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एवरी डे वी विल डिस्कस अबाउट 20 प्रॉब्लम्स. क्योंकि एग्जाम में देखिए प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे ना तभी एग्जाम में क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. ठीक है. तो मोस्टली प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को टॉपिक पहले से बताया जाएगा कि ये टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस किया जाने वाला है नेक्स्ट डे. तो स्टूडेंट्स को कहा जाएगा आप जो भी पढ़े हुए हैं आप रिवाइज करके आइए एंड ऑन दोज थ्योरीज और दोज कॉन्सेप्ट्स वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स. तो एक्चुअली एग्जाम में आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा तभी कर सकते हैं जब प्रॉब्लम की प्रैक्टिस अच्छी होती है. तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा. ठीक है. प्लस इसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया जाएगा. ठीक है. तो इसमें टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है तो टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड होगा. अराउंड उसमें सभी यूनिट के दो दो टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी आई थिंक अराउंड 8 to 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं. ठीक है. तो आई थिंक 10 फुल लेंथ है उसमें टेस्ट फुल लेंथ और टेस्ट और उसमें यूनिट टेस्ट है यूनिट टेस्ट. ठीक है. टू टू टेस्ट होंगे 2 यूनिट टेस्ट फॉर ईच यूनिट होगा. एक्चुअली 2 यूनिट टेस्ट फॉर ईच यूनिट. तो इस तरह से मतलब हमको लगता है अराउंड 30+ टेस्ट हैं उसमें टोटल. ठीक है. तो जो लोग भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फ्रॉम टुमारो इट इज गोइंग टू स्टार्ट एंड प्राइस इज जस्ट नॉमिनल. इट इज 2000 इसका प्राइस है. ठीक है. जो लोग नेट JRF 2026 को अपेयर करने जा रहे हैं या गेट 2027 के लिए अपेयर करना चाहते हैं. ठीक है. सो दे कैन ज्वाइन आवर ऑन गोइंग बैच जो कि अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है. 1 वीक पहले समझिए स्टार्ट हुआ है. सो इन दिस कोर्स प्रेजेंटली वी आर कवरिंग 3 यूनिट्स अभी स्टार्ट हुआ है. उसमें एक क्वांटम मैकेनिक्स है और मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स. हम लोग ये 3 यूनिट अभी हम लोग पैरेलली अभी चल रहे हैं. अभी इसी वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें स्टार्ट होने वाला है. ठीक है. और हमारा एक IIT जैम 2027 के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 जनवरी. ठीक है. सो जो स्टूडेंट्स IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं IIT जैम का बैच तो ये ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन टेल योर जूनियर्स
अबाउट दिस बैच, ठीक है। तो इसमें हम लोग आईआईटी जैम लेवल का कोर्स बहुत डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कोर्स पर्टिकुलरली देखो, इस कोर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो ये लाइव कोर्स चल रहा है अभी ऑनलाइन, सॉरी, ये और ये जो लाइव बैच है हमारा, इसमें हमारा प्लान है कि बहुत डिटेल में इस बार कोर्स को कवर किया जाएगा एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वी विल डिस्कस, ठीक है। तो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी बेटर देन एनी अदर कोर्स दैट वी हैव एवर रन, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एलेबोरेट कोर्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें डिस्कस किया जाएगा, डिटेल थ्योरी एवरीथिंग, ओके, विल बी provided to the student. So anyone जिसको ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट कहीं पे वीक रह गया है, they may join this live course. Okay, this is going to really help better their concepts. Okay, all right. So let's come to the paper analysis first. So I'm going to analyze the paper first. ठीक है। तो इस बार का देखिए पार्ट बी और अगर पार्ट सी के क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो आपको पता, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस में देखेंगे कि 11th-12th लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बीएससी लेवल का भी क्वेश्चन है और एमएससी लेवल का भी क्वेश्चन है पार्ट बी और सी में, ठीक है। पार्ट ए में तो आप जानते हो जनरल एप्टीट्यूड का है, हालांकि पार्ट ए में भी 2 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा गया है, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं वो भी 11th-12th लेवल के ही है, ठीक है। तो इसमें अगर पार्ट ए का 2 क्वेश्चन ऐड कर दें तो इसमें +2 और क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 11th-12th लेवल से कम 12-13 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि पूछा गया है, ठीक है। तो 12-13 क्वेश्चन 11th-12th लेवल का पूछा गया है, लेकिन इसमें सरप्राइजिंग ये है, देखो हम हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम स्टूडेंट को एम्फेसाइज किए थे कि आप लोग 11th-12th लेवल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एमएससी लेवल पे फोकस नहीं करना है, एमएससी लेवल में भी आप देख रहे हो 30 से 32 सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो एमएससी लेवल का ही पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि एमएससी लेवल के पे ही सिर्फ फोकस करते हैं, वो 11th-12th पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो एमएससी लेवल का क्वेश्चन क्या होता है कि जरा भी अगर ट्विस्ट कर दिया ना तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। एमएससी लेवल का क्वेश्चन फिर ज्यादा टफ हो जाता है ट्विस्ट करने के बाद, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका 11th-12th लेवल स्ट्रांग नहीं है ना तो आप एमएससी लेवल के क्वेश्चंस को बनाने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ओके। तो इसीलिए हम एम्फेसाइज किए थे स्टूडेंट्स को कि 11th-12th पे भी आप फोकस करिए, एमएससी का भी पढ़िए, बीएससी का भी पढ़िए, बट यू शुड ऑल्सो स्टडी, यू शुड मेक योर foundation is strong. Okay, so sometimes you should study topics which are taught at class 11th and 12th level. Surprisingly, हमने जब पेपर को इस बार बहुत डीपली एनालाइज किया तो हमने देखा कि इस 11th-12th लेवल से इस बार 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सी पार्ट में, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, 7 क्वेश्चंस इन पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में 11th-12th से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट मीन्स 35 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। फिर पार्ट बी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट ए में 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मतलब 11th-12th लेवल का क्वेश्चन अगर आप देखें ना तो रफली इसका जो वेटेज 50 मार्क्स का क्वेश्चन इससे लगभग पूछा गया है 11th-12th लेवल से। आउट ऑफ 200 आप देखिए 50 मार्क्स तो 11th-12th लेवल का, 11th-12th के स्टूडेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो जिसमें सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि 7 क्वेश्चंस आ गया है पार्ट सी में 11th-12th लेवल का इस बार इस पेपर में। प्रीवियस पेपर में भी हम बोले थे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हम काउंट नहीं किए थे प्रीवियस पेपर में, बट दिस टाइम आई हैव काउंटेड। प्रीवियस पेपर में भी कई क्वेश्चंस ऐसे देखने से लग रहे थे जो 11th-12th के स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस बार तो क्वेश्चन मतलब क्लियरली 7 क्वेश्चन अभी हम आपको शो करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से 7 क्वेश्चन हैं जो पार्ट सी में पूछे गए 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और वो बिल्कुल 11th-12th के स्टूडेंट्स को भी कराया जा सकता है। वो स्टूडेंट 11th-12th के कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना तो उसे कर लेगा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th-12th कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ओके। और वो सभी जो बेसिक बुक्स होती है 11th-12th की, जैसे एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वगैरह, उन सब में उस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बुक्स से हैं, ठीक है। एससी वर्मा की बुक से समझिए कि कई क्वेश्चंस मतलब मैच कर रहे हैं, ठीक है। और एट बीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, मतलब 12 से 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और एमएससी लेवल का तो डेफिनेटली वेटेज ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एमएससी लेवल के क्वेश्चंस में थोड़ा अगर ट्विस्ट किया गया है, डिफिकल्ट है, तो बनाने में डिफिकल्टी होती है। ये जो क्वेश्चंस है ना वो मॉडरेट टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने ध्यान से देखा है क्वेश्चंस को, आई फाउंड दैट अराउंड 28 क्वेश्चन जो है ना वो इजी हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, 28 क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। और 27 क्वेश्चंस उसमें मॉडरेट हैं, ठीक है। और इसमें 20 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, और जिसमें 20 क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डिफिकल्ट है, उसमें 7 क्वेश्चंस हमने फिगर आउट किया है कि वो पार्ट ए के हैं, पार्ट ए।
तो मतलब पार्ट ए का जो जनरल एप्टीट्यूड के 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से नहीं बना होगा। तो 7 क्वेश्चंस अगर आप पार्ट ए का हटा दें तो इसमें फिर 13 क्वेश्चन ही फिजिक्स के ऐसे हैं, 13 फिजिक्स क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो कि डिफिकल्ट कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के बस 13 क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट कहे जा सकते हैं। अदरवाइज अदर देन दीज 13 क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आइदर इजी या फिर मॉडरेट थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी और मॉडरेट के कैटेगरी में थे। ठीक है, तो देखिए हम पहले आपको शो करते हैं कि ये जो अभी हम कह रहे थे ना कि पार्ट ए में, सॉरी पार्ट सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन जो 11 12 लेवल का पूछा गया है। चलिए उस क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कट ऑफ वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट बी के भी कुछ क्वेश्चंस हमने ऐड किए हुए थे, बट लेट मी शो यू पार्ट सी क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, मतलब मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी सी पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हम प्रीवियस वीडियो में भी हम ये बात बोले थे और हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बोलते हैं कि आप लोग जब भी पेपर स्टार्ट करो ना तो पार्ट सी से स्टार्ट करो, क्योंकि पार्ट सी में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पार्ट बी के कंपैरिजन में इजी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये तो हम ऐसे क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो 11 12 के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन इस इन क्वेश्चंस को छोड़कर और भी कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं। तो अगर कंपैरिजन करें आप पार्ट बी और पार्ट सी के डिफिकल्टी लेवल का, तो डिफिकल्टी लेवल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को पहले पार्ट बी का क्वेश्चन करना, सॉरी पार्ट सी करना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी में आप अगर सफिशिएंट टाइम देते हो तो आपका स्कोर भी हाई होगा। ओके, सो लेट्स सी। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। Question says, in the circuit shown below, input impedance of voltmeter V1, ठीक है, V1 एंड V2 आर, तो जो वोल्ट मीटर है ये V1 और V2, इसका इनपुट इम्पिडेंस ऐसे दिया हुआ है 10 मेगा ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है ना ये भी 10 मेगा ओम है। ठीक है, तो देखिए मतलब इसके ये रेजिस्टेंस 10 है और ये भी 10 है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 हो जाएगा, और 5 फिर इसका भी रेजिस्टेंस 10 है, तो 5 और प्लस 10 15 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है ना वो 15 ओम आ जा रहा है। ठीक है ना, 15 मेगा ओम। ठीक है, तो मेगा वगैरह वो लिख देंगे बाद में। ठीक है ना, तो 15 मेगा ओम आ गया। ठीक है, तो अब इसमें करंट आप निकालोगे ना, देखो करंट इज इक्वल टू, तो वोल्टेज इस सर्किट में 1.5 दिया हुआ है और डिवाइड बाय 15 से डिवाइड कर दो तो ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है ना, वो यूनिट हम ज्यादा लिख नहीं रहे, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा यूनिट। तो करंट इसमें 0.1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से करंट ऐसे आएगा, यहाँ पे आई। अब ये करंट दो पार्ट में इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I/2 और यहाँ पे हो जाएगा I/2, करंट I/2। तो इसमें जो रीडिंग होगी ना वो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इसकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग है वो, ठीक है, तो V1 जो निकलेगा यहाँ पे वो I/2 हो गया करंट, और इसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसका 10 है। ठीक है, तो बस लिख दीजिए यहाँ पे I का वैल्यू है देखिए 0.1, और ठीक है डिवाइड बाय 2, और ये 10 हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ गया, तो V1 का वैल्यू 0.5 आ गया। ठीक है, और अब V2 निकालेंगे आप, देखिए यहाँ से V2, तो इसमें फिर करंट वापस आई आ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो V2 निकालोगे ना तो ये IR ऐसे लिखोगे तो I हो गया और रेजिस्टेंस इसका 10 है, तो I का वैल्यू 0.1 और रेजिस्टेंस 10, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो V2 हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखिए कितना टाइम लगा, ये सी पार्ट का क्वेश्चन है। V1.5 एंड V2 इज 1 वोल्ट, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सच एन इजी क्वेश्चन, ये किसी भी क्लास 12 के स्टूडेंट, मतलब क्लास 12 के अगर आप ध्यान से देखें तो क्लास 10 के स्टूडेंट को भी ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। क्लास 10th में जब सर्किट वगैरह पढ़ाया जाता है तो उनको भी ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं, तो ये तो हमको लगता है 10th के स्टूडेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल गैसियस बॉल of radius 15 meter was formed at temperature this much, 3 into 10 power 5 Kelvin. The gas expands adiabatically and its temperature drops to 5 into 10 power 3 Kelvin. The gas gamma is equal to 5/3 दिया हुआ है for this gas. Radius of the ball becomes approximately. ठीक है, तो जब एक्सपैंड करने के बाद रेडियस कितना होगा, तो देखिए इसमें क्वेश्चन टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है तो
रेडियस चेंज हो रहा है, दैट मीन वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो आप जानते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं टी वन वी वन इज इक्वल टू टी टू और वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। दैट्स व्हाट वी हैव। तो टी वन आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, दिस वन 3 × 10⁵ वी वन को हम जैसे 4/3 पाई आर क्यूब वगैरह लिखोगे ना, तो दोनों साइड से रेडियस कैन मतलब 4/3 का फैक्टर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे रेडियस क्यूब सिर्फ लिख देते हैं। तो रेडियस इसमें कितना दिया हुआ है 15। रेडियस देखिए पहले कुछ दिया हुआ था कहीं पे 15, हाँ 15 मीटर है ये रेडियस, ठीक है। तो 15 का क्यूब हो जाएगा ये वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम जब लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब में 15 का क्यूब हो जाएगा। और ये गामा माइनस वन, तो गामा के वैल्यू यहाँ 5/3 पुट करोगे, 5/3 - 1 तो ये 5 कितना आ जाएगा 5/3 - 1 यानी 2/3 आ जाएगा। 5/3 - 1, ठीक है। तो एलसीएम ले लोगे 2/3 आ गया। ओह सॉरी, इसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमको इरेज नहीं करना चाहिए था। चलो फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसमें जो है ना थोड़ी सी दिक्कत आती है। All right, so what we had written T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 or V2 to the power gamma minus 1, ठीक है। तो T1 is given to be 3 multiplied by 10 to the power 5 एंड वॉल्यूम जब लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इधर भी लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल कैंसिल आउट। तो आर क्यूब सिर्फ लिखना है 5, तो 15 का क्यूब हो जाएगा। और ये पावर जो यहाँ पे गामा माइनस वन दिया हुआ है ना, तो दैट विल बिकम 2/3, ओके। गामा की वैल्यू 5/3 पुट करोगे यहाँ पे तो 2/3 आ गया। हियर टेम्परेचर इज गिवन टू बी 5 × 10⁻³ एंड हियर रेडियस क्यूब, रेडियस तो हमें निकाल रहे हैं ना फाइनल, तो द रेडियस ऑफ द बॉल बिकम्स, ये बोला गया है, ठीक है। तो रेडियस क्यूब, और फिर यहाँ पे गामा का वैल्यू जब लिखोगे ना तो ये 2/3 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। सो नाउ यू सी 3 and 3 विल कैंसिल आउट, सो यू विल गेट 15 स्क्वायर हियर, ये 10 पावर 3 से कैंसिल कर दोगे, तो हियर यू गेट 300 इज इक्वल टू, हियर यू गेट 5 and r स्क्वायर, ओके। एंड देर इज सॉरी 15 स्क्वायर ऑल्सो, ओके। तो ये कैंसिल कर दो, ठीक है, 60 हो गया ये। तो आर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस वी आर कैंसिलिंग, ठीक है। सो आर विल बिकम जस्ट इक्वल टू 15 और √60, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो बस आप इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, रेडियस जो निकलेगा ना, रेडियस दैट विल कम आउट टू बी क्लोज टू 116 मीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा। So this fourth option is correct. You can see just T1 V1 to power gamma minus 1. You just recall when you studied this type of concept for the first time. So these things are taught, to class 11th students. 11th class में first time ये introduce किया जाता है. So that has been asked actually for 5 marks. Okay. Now this question, you see, it says the digital लॉजिक सर्किट दैट वुड गिव द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये पूछा जा रहा है कौन सा लॉजिक डिजिटल लॉजिक सर्किट ये ट्रूथ टेबल को जनरेट कर सकता है। दिस इज ऑल्सो 5 मार्क्स क्वेश्चन, क्लास 12th के स्टूडेंट को ये ट्रूथ टेबल वगैरह और ये लॉजिक गेट्स बताया जाता है। अब बस आप यहाँ पे कोई भी 2 कंडीशंस 3 कंडीशंस को आप चेक करोगे ना, पता चल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, लेट अस चेक दिस फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे में जैसे दिया हुआ है a = 0, b = 0, c = 0 है, तो y = 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे a में चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए आप 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये एंड गेट है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो दिस इज नैंड गेट, तो एंड से 0 आएगा, फिर नॉट कर दोगे तो ये 1 आ गया। अब ये 0 और 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चेक कर लें यहाँ पे, जैसे इसमें चेक करिए आप, देखिए फर्स्ट कंडीशन को, तो 0 0 करोगे, तो अब हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 0 करोगे ना, 0 and 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो आउट हो गया, ठीक है, दिस इज आउट। नाउ हियर यू सी, यहाँ पे आप 0 लिखोगे, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यू विल गेट हियर 0 एंड हियर 0 and 0, यू विल गेट हियर 1, क्योंकि नॉर गेट है ये, तो ये 1 आ जाएगा। तो 0 1 से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम 0 0 तीनों में दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग 1 हियर, ओके। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो आउट। तो पहले ही कंडीशन से ये 2 आउट हो गए, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
ये तो सेटिस्फाई किया था फर्स्ट कंडीशन को, ठीक है। तो इसमें देखिए 0 0 करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया एंड गेट में, और यहाँ पे 0 0 करोगे तो नॉर गेट से और गेट से 0 आएगा, लेकिन नॉर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोथ ऑफ दीज आर सेटिस्फाइंग, ओके। अब हम सेकंड कंडीशन जो है ना, ये इसको चेक करते हैं। लेट अस चेक दिस कंडीशन। तो देखिए इसमें ए और बी को 0 लिखा है और सी को 1 किया है, तो सी को हम 1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब सी को 1 करोगे ना तो ये तो 0 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 0 सॉरी 0 और 1 एंड से 0 आएगा, लेकिन नैंड करने से फिर ये 1 आ जाएगा। तो हियर वी आर गेटिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो फिर इसमें और गेट है तो ये तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये जो है ना सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आप 0 करोगे और इसमें सी को 1 करोगे, तो 0 0 से यहाँ पे 0 आएगा, और इसमें ये 0 0 और 1 से ये और गेट है, ठीक है। तो और गेट से 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस और गेट विल गिव 1 बट इट इज नॉट, सो इट विल बी 0, और 0 0 से और गेट से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस हम लोगों ने देखो सिर्फ दो कंडीशन चेक किए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, एंड वी आर एबल टू टेल दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अगेन दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने अभी बताया आप लोग को, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि पार्ट सी में 7 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस 11th एंड 12th लेवल का है, और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 11 12 में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दीज आर एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, ओके। तो देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है थर्मिस्टर मेजर्स एन ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर टी बाय मेजरिंग इट्स रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू। तो रेजिस्टेंस का देखिए वेरिएशन इसमें दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है आर इज ए और टी टू द पावर माइनस एन। अब एक टेबल दिया हुआ है कि इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, तो बोला जा रहा है ये कर्व फिटिंग करना है बेसिकली, हमें बताना है कि एन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसमें लॉग ले लेते हैं। तो एल एन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एल एन ए इज ए कॉन्स्टेंट, माइनस एन और एल एन टी। तो अब हम यहाँ पे मान लो R1 लिख देते हैं, तो ए कांस्टेंट है तो और एन कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा। और ln आप ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू ln ए माइनस एन और ln T2 आ जाएगा। तो हमें ए तो नहीं चाहिए ना, एन चाहिए, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट द टू। So if you subtract these two relations, so you will get here ln R1 by R2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन ln T1 by T2, ओके। तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू, यहां से आप माइनस करेंगे ना तो ln R1 माइनस ln R2 आ जाएगा। सो यू विल गेट हियर ln R1 by R2 एंड डिवाइडेड बाय, इसको स्विच कर दो, न्यूमरेटर इन्वर्ट कर दो इसे, तो ये एक प्लस आ जाएगा यहाँ पे साइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा ln T2 by T1, यू गेट समथिंग लाइक दिस। सो नाउ यू सी वी आर गेटिंग हियर ln R1 by R2। तो R1 आप देखिए जैसे इसको लिखते हैं 140 और R2 इसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ln 140 और डिवाइडेड बाय 110 और डिवाइडेड बाय ln, और ये T2, ठीक है। तो T2 इज बेसिकली 300 और डिवाइडेड बाय 250, ऐसा हो जाएगा। T2 this and T1 this, okay. So you just divide this, okay. Calculator is allowed, okay. So you just feed this into calculator and see what you are getting. So ये आप when you will do calculation you will get 1.3, ठीक है। तो इससे 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, तो इसका करेक्ट आंसर 1.3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना था, बस हम लोग दो वैल्यूज को, इसमें ये जो टेबल है उसमें सिर्फ दो वैल्यूज हमने यूज किया, वी जस्ट यूज टू वैल्यूज, वी जस्ट अप्लाइड लॉग हियर एंड वी आर गेटिंग द आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी द क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग एक बार आपको देखो काउंटिंग करा देते हैं कितने ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे सी पार्ट के, जो हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वी स्टार्टेड विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द third question, ठीक है, and this one is fourth question. So we have discussed 4 question from C part, and all these questions you can see are extremely easy. So this is the fifth question, okay. See, the question says a monochromatic plane wave is incident normally on dielectric medium on onto another dielectric medium
द indices of refraction satisfy this condition 1/4 of the incident। इसमें मेन कॉन्सेप्ट देखिए बस इतना है कि 1/4 ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक इस साइड मीडियम 1 है और इस साइड मीडियम 2 है, ठीक है। ये मीडियम ए है और मीडियम बी है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इससे लाइट ऐसे आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। कितना कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ है? 1/4। 1/4 एनर्जी गॉट रिफ्लेक्टेड। सो इफ 1/4 एनर्जी इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड 1/2 टाइम्स होगा, ठीक है ना। देखो तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए होगा ना, इसमें 1/4 एनर्जी बोला है, तो इसका एम्पलीट्यूड 1/a/2 हो जाएगा। इट्स एम्पलीट्यूड विल बी a/2। तो अब देखिए इधर से एक वेव आ रहा है ऐसे, और ये वेव इधर से गया, दोनों सुपरइम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक जो इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसके मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो बताना है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर का एवरेज का मिनिमम मैक्सिमम है, तो दिस ये जो पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम स्क्वायर एवरेज और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम स्क्वायर एवरेज। आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इज बेसिकली इट विल गिव यू इंटेंसिटी। तो ये इट इज नथिंग बट आई मिनिमम है और डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम है। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि आई मिनिमम जो होता है ना वो A1 माइनस A2 और डिवाइडेड बाय ये A1 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि इसका एम्पलीट्यूड अगर जैसे एम्पलीट्यूड ए है, इसमें 1/4 एनर्जी बोला गया रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका मतलब a/2 एम्पलीट्यूड होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस a/2 हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस a/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर यू सी व्हेन यू डू कैलकुलेशन इट विल बिकम a/2, इट विल बिकम 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 आंसर आ जाएगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। सो अगेन ये सब कुछ इंटरफेरेंस जब पढ़ाया जाता है क्लास 12th में, तो इंटरफेरेंस वगैरह में सभी को बताया जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का ये रेशियो होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मतलब सभी बुक्स में दिया हुआ है, मतलब एवरी बुक ऑफ क्लास 11 12 SC वर्मा की बुक है, रेसनिक हैलिडे है, एरोडोव है, किसी भी बुक में आप देखेंगे ना सभी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडक्टर को इधर मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली थ्रो कर दिया गया कुछ इनिशियल स्पीड V0 से, ठीक है ना। ये लिखा गया है लॉन्ग रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप ऑफ विथ W, ये जो विथ है W है, ठीक है, और लेंथ इसका L दिया हुआ है। Starts entering into the region of uniform magnetic field perpendicular to the plane of the loop, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, मास M दिया हुआ है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो इधर है ना, दिस इनिशियल वेलोसिटी इज V0, ऐसे V0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज V0। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी टाइम के बाद इसका स्पीड कितना होगा। देखो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है ना कि स्टूडेंट को तो डायरेक्टली ऐसे टिक कर देना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा क्लास में भी कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आप इधर वेलोसिटी V0 दिया ना, तो किसी इंस्टेंट जैसे ये एंटर करेगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मूवमेंट का फिर जो इंड्यूस करंट होगा दैट विल अपोज द मूवमेंट। तो इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी VB और इनटू लेंथ। तो ये मतलब ये जो विड्थ है ना दैट इज W, तो VBW इसके ऊपर लगेगा फोर्स। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है ना यहाँ पे F अपोजिंग, ठीक है, नहीं सॉरी VBW तो इसमें EMF आएगा IBL, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, वो सॉरी थोड़ा लिखने में गलती हो गया। ये फोर्स जो है ना IBL होता है, IBL, तो फिर I का वैल्यू वहां पे EMF VBW/R करना होगा। तो इसमें ऐसा आ जाएगा V, ऐसा होता है फोर्स जो लगेगा ना, फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू IBL लिख दोगे, IBL वेयर, तो L की जगह पे ये विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो I इज इंड्यूस्ड करंट एक्चुअली, तो इंड्यूस्ड करंट को आप ऐसे लिखेंगे VB और विड्थ हो जाएगा W, ठीक है ना, और बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ पे BW हो गया। तो ये अपोजिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है ना वो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये V है यहाँ पे, सॉरी VBW, ठीक है ना, वेलोसिटी है ये, ठीक है। तो ये V हो जाएगा B, और B² W² और बाई R हो गया। तो ये अपोजिंग फोर्स लगेगा, देखो F अपोजिंग, तो इतना अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं VB² और W² और बाई R, तो ये अपोजिंग फोर्स लगेगा। तो बिकॉज ये अपोजिंग फोर्स आप देख रहे हो ना वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ये मतलब ड्रैग फोर्स वाले सिचुएशन जैसा है, ठीक है। तो आप लोग ड्रैग फोर्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दिया गया और अपोजिंग फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, तो फिर वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली ही डिके करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बस 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा आपको,
यू विल हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक दिस, ठीक है। आप लिख दोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स में ये चीज लिख देना होगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, मूवमेंट के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो ये वी बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर, ये फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास, यहाँ पे एम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को लिख दोगे डीवी बाय dt, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिए, वी को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है, एंड dt, एंड दिस बिकम्स dv बाय v, एंड यू इंटीग्रेट इट, जीरो टाइम पे स्पीड v नॉट है, और t टाइम के बाद स्पीड v हो गया। सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू गेट हियर b स्क्वायर w स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है, एंड t दैट विल बिकम इक्वल टू ln हियर v बाय v नॉट, ठीक है। सो व्हेन यू रिमूव दिस ln फ्रॉम हियर इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल, ओके। तो v इज इक्वल टू, यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाय एम आर और मल्टीप्लाइड बाय t, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए कितना टाइम लगा, जस्ट एक थोड़ा सा न्यूटन इक्वेशन लगाया और वी आर गेटिंग द आंसर। सो बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी आर गेटिंग दिस अपोजिंग फोर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। बिल्कुल भी आप ध्यान रखोगे कि एमएससी लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं है। आप एससी वर्मा की बुक ओपन करके देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है, दिस फिगर इज ऑल्सो गिवन, एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देखो, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास ये बुक मतलब मेरे डेस्क पे रहता है हमेशा, ठीक है ना। आई जस्ट शो यू, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस आप एससीबी में देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 310 पे क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर गिवन, ओके। तो फिगर में ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी दिया हुआ है क्या, ये अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, ये पेज नंबर क्या बोलते हैं 310 पे ऐसे क्वेश्चन एससी वर्मा की बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 ऐसा ही है, ठीक है ना। 48 है, 14 इसके बाद इसके पहले भी होगा, और आप लोग देख सकते हैं जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल में भी होगा। आई होप देयर मस्ट बी सिमिलर क्वेश्चन इन सॉल्व एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है, डेफिनेटली। आप लोग इसमें देख लेंगे, ग्रिफिथ की बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इरोडोव में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन ऑल बुक्स, ओके। तो हमने जैसे बताया पेज नंबर 310 पे एससी वर्मा की बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ तो देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आप देखिए कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस भी किए थे उसमें। तो देखिए इसमें ऐसा था कि ये चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी इज गिवन किसी न्यूक्लियस का, और उसमें बोला गया है कि ए टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, रो नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस कैपिटल आर और डिवाइडेड बाय ए। तो आर लेस देन ए जब होगा ना तो ये टर्म नेगेटिव होगा, ठीक है। और फिर सॉरी, आर लेस देन कैपिटल आर, तो ये टर्म नेगेटिव होगा, और ए को टेंस टू आप जीरो करोगे, ए टेंस टू जीरो प्लस ऐसे बोला गया है, तो ये जीरो से डिवाइड होने पे ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए रो का वैल्यू जो है ना रो नॉट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आर ग्रेटर देन, देखो आर ग्रेटर देन ए हो रहा है, तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, जीरो से डिवाइड करोगे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसी इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो फिर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली ऐसा ऐसा था सिचुएशन कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो है ना बिल्कुल इस तरह से वैरी कर रही है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो नॉट है अप टू रेडियस आर, और उसके बाद चार्ज डेंसिटी जीरो हो जा रहा है, इधर इधर जो है ना चार्ज डेंसिटी जीरो है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो नॉट है, ये जीरो है, और इधर रो का वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी का यहाँ पे वेरिएशन है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, तो इसमें क्या करेंगे कि चार्ज निकाल देंगे। तो चार्ज डेंसिटी देखिए रो नॉट है, और इसका वो मतलब रेडियस आर तक है, तो ये 4/3 और पाई आर क्यूब, तो ये तो हो गया इसमें चार्ज, इस पूरे न्यूक्लियस में चार्ज इतना है, क्योंकि आर रेडियस तक ही चार्ज डेंसिटी रो नॉट है, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, और उसको हम एक इलेक्ट्रो प्रोटोन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ प्रोटोन निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर इसका रो नॉट अपॉन ई 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑल राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप देखिए सी पार्ट के। ऑल राइट, तो ये एक बार हम वापस जाते हैं, देखिए यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ये है, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन, कितना कैलकुलेशन हमें करना पड़ा, बस रो नॉट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, चार से डिवाइड करें, वी आर गेटिंग द आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, नो कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांच है, ठीक है।
ये सिक्स्थ क्वेश्चन है और ये सेवेंथ क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन सी पार्ट में ऐसे पूछे गए जो कोई भी क्लास 12 का स्टूडेंट इसको आंसर कर सकता है। बस एवरेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। ये क्वेश्चन तो ऐसा है ना, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। 10th के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। तो ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चन। अब देखिए हम कुछ और क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं जो 11th 12th लेवल से पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी बी पार्ट में पूछा गया, क्लास 11th 12th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वहां पे देख सकते हैं। अगेन दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th 12th पार्ट बी में। पार्ट बी में दो क्वेश्चन हो गए। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, क्लास 11th 12th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। ये भी हम ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, तो अभी हम डिस्कस कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक मिनट अभी देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। और ये 6 क्वेश्चन और ये 7 क्वेश्चन। तो अच्छा, 7 क्वेश्चन जो है ना, 7 क्वेश्चन पार्ट बी में और 7 क्वेश्चन पार्ट ए में, टोटल कितने हो गए? 14 क्वेश्चन। और आप देखिए 2 क्वेश्चन जो है ना पार्ट पार्ट ए में। तो टोटल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन, आप देखिए 7 क्वेश्चन पार्ट बी में और 7 क्वेश्चन पार्ट सी में और 2 क्वेश्चंस पार्ट ए में, ठीक है। ये 11th एंड 12th लेवल के पूछे गए इसमें, ठीक है। तो अब मार्क्स आप देख लो कितने हो रहे हैं, ठीक है। यहां से 35 मार्क्स, सॉरी पार्ट पार्ट सी वाले से 35 मार्क्स हो गया, ठीक है। इससे हो गया आपका 4 मार्क्स और इससे हो जाएगा 3.5 होता है ना, तो 21 और 7 में 35, ठीक है ना। तो ये 30 कितना हो जाएगा? 0.5। हाँ, तो मतलब 34.5 मार्क्स ये हो जाएगा लगभग, नहीं 24 हो जाएगा, 24.5, ठीक है। तो ये 24.5 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कितना ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अगर हम ऐड कर दें सभी को तो कितना हो जा रहा है? 5 4 4 8 5 13 और 3 2 5 और 1 6, 63.5 मार्क्स, ठीक है। तो 63.5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, हम तो उस टाइम हम कैलकुलेशन नहीं किए थे, हमको लग रहा था 50 मार्क्स के अराउंड हम बोल रहे थे उस टाइम। तो ये 11th एंड 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है 63.5 मार्क्स का। आप सोचो कि सिर्फ इतना क्वेश्चन भी अगर कोई कर देना, अगर सही, ठीक है, और थोड़ा 2 4 क्वेश्चन और इधर उधर से कर दिया तो उसका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा इम्फेसाइज करते हैं स्टूडेंट को कि आप फोकस करिए फाउंडेशन पे, क्योंकि जानते हो जो स्टूडेंट ये कर सकते हैं ना, ये पार्ट, ठीक है, ये 63.5 मार्क्स जो ऑब्टेन कर सकते हैं ना, वो डेफिनेटली बी पार्ट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं और सी पार्ट भी कर सकते हैं। और आपको हम बता रहे हैं जो स्टूडेंट ये नहीं कर सकते हैं ना, उनका बी पार्ट और सी पार्ट भी वीक ही रहता है। वो मतलब उस भरोसे पे रहते हैं, मतलब कि रट करके गए हैं क्वेश्चन, ऐसे किया जाता है, वो थोड़ा सा मतलब मगअप हो गया तो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कर लेते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी ट्विस्ट हो गया तो फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन ये बनता है, यहाँ से बनता है ना। फाउंडेशन अगर वीक है तो फिर वो ट्विस्ट होने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे 11th 12th लेवल से 63.5 मार्क्स का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग अपने फाउंडेशन पे फोकस करिए, ठीक है। फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप हायर लेवल जो बीएससी और एमएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ट्विस्ट जब किया जाएगा ना, तो आप आसानी से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो फोकस बीएससी और एमएससी लेवल पे भी करना है, बट हम ये कह रहे हैं कि इस लेवल को इग्नोर नहीं करना है। यू कैन नॉट इग्नोर 11th 12th लेवल। फाउंडेशन जो है आपका उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बी पार्ट में। इसमें ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, ठीक है। 11th 12th ये क्लब पिछले, हालांकि पिछले बैच में हम ये क्वेश्चन कराए भी थे, ठीक है। जब कंजर्वेशन में पढ़ा रहे थे ना, कंजर्वेशन पे एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें ये क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि एक डिस्क है और इसके पेरिफेरी पे कोई इंसेक्ट है। देयर इज इंसेक्ट एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। तो इस इंसेक्ट का मास बोला गया है, इसमें कुछ स्मॉल एम है और इस डिस्क का मास कैपिटल एम है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। सो दिस इंसेक्ट इज मूविंग, मतलब ये स्टार्टिंग में पूरा होल सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है ना। होल सिस्टम इज एट रेस्ट। नाउ इंसेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड वी। तो जिससे ये जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में से रिक्वायर करेगा विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है।
तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रिकॉइल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर बाहर कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो उसको इस इंसेक्ट का यहाँ पे इंसेक्ट या फ्लाई जो भी है, फ्लाई लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये फ्लाई का इसका स्पीड कितना दिखेगा। तो देखो इस पर्सन को जो है ना, ऐसा है कि सिर्फ ये वाला स्पीड नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा उस इस पर्सन को ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो डिस्क है ना वो अपोजिट रिक्वायर भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे, ठीक है, एंड देन विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करना होगा कि जैसे ये डिस्क है ना, तो इसका आपको ये कहना होगा कि स्टार्टिंग में ये जैसे यहाँ रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है ना। अब सेकेंड सिचुएशन इसमें ऐसा है कि ये चलने लगा इधर v स्पीड से, तो ये रिक्वायर करने लगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है और ये मान लो हमारा फाइनल सिचुएशन है। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम ऐसे सिचुएशंस में कंजर्व होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल लिखना होगा। तो इनिशियल तो पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाद में एंगुलर मोमेंटम देखो इसका लिखोगे ना, तो इसका मास स्मॉल एम है और इसका मास कैपिटल एम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो जाएगा एम भी, लीनियर मोमेंटम एम भी हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से इसका आर हो जाएगा, ठीक है। तो एम भी आर हो गया इसका ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। अब ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे आई ओमेगा आ जाएगा। तो बस यहाँ से ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर और डिवाइड बाई आई, ठीक है। तो देखो इससे एम वी आर हो गया और आई, देखो एक्चुअली ये जब वापस रिक्वायर करेगा ना, तो इसके मतलब रोटेशन जो होगा वो सिर्फ डिस्क का नहीं होगा, डिस्क के ऊपर ये मास रखा हुआ है, इसका भी रोटेशन होगा। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा जाएगा ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू, और ये जो मास है ना वो साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना, डिस्क के ऊपर ही रखा हुआ है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंसीडर करना होगा। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका एंगुलर स्पीड हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस एंगुलर स्पीड की वजह से जो टेंजेंशियल स्पीड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, वी टेंजेंशियल ऐसे निकाल लेते हैं, वी टेंजेंशियल, तो ये ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो रोटेशन हो रहा है ना, तो रोटेशन की वजह से जैसे यहाँ पे हम टेंजेंशियल स्पीड देखें कि वी टेंजेंशियल कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, तो वो ओमेगा आर लिख दोगे। तो इससे आ जाएगा देखो एम वी और आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम और इंटू आर स्क्वायर और डिवाइड बाय टू और प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू एम और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम और प्लस टू एम एंड वी, ये निकला गया, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल स्पीड हो गया। तो मतलब देखिए ये डिस्क के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है वी स्पीड से, और डिस्क का अपना यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड वीटी है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई पर्सन है ना, तो उसको ये दोनों का रिजल्टेंट स्पीड, मतलब इस पर्सन को जो स्पीड दिखेगा ना वो इन दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो दैट विल बी वी माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक है। तो वी यहाँ पे देखिए वी और माइनस वी टी, तो वी टी हमारा ये निकला हुआ है टू एम और डिवाइड बाई कैपिटल एम और प्लस स्मॉल एम, स्मॉल टू एम और इंटू वी। तो इसमें एलसीएम ले लोगे ना, तो टू एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल एम इंटू वी और डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस टू एम। सो दैट द आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक बेसिक क्वेश्चन है। तो इस बार कंजर्वेशन लॉ से दो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो ये कह सकते हो और एक लैग्रैन्जियन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, इनवेरिएंस ऑफ लैग्रैन्जियन का। वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ना, उसमें जो आंसर हम बताए थे वही आंसर सीएसआईआर का भी आया है, ठीक है। तो अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस एग्जाम में ध्यान रखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से दो क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉ से पूछा गया। एक तो ये क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है, और एक डायरेक्टली के उसमें पूछा गया कि लैग्रैन्जियन इज इनवेरिएंट देन व्हिच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉ के थे, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, देखो कैपिटल एम भी डिवाइड बाय एम प्लस टू एम। ऑलराइट, तो इसका ये आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, दिस वन। राइट, सो दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है, जो बी पार्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है दिस वन। इट इज एन एक्सट्रीमली क्वेश्चन इजी क्वेश्चन फ्रॉम एलसीआर सर्किट। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं या नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि लिखा गया है एन एलसीआर सर्किट, सीरीज सर्किट है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्टेडी स्टेट वोल्टेज वेव फॉर्म्स वी एल वी सी वी आर अक्रॉस एल सी एंड आर। तो मतलब ऐसा है कि एक इंडक्टर है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक इंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है, फिर एक कैपेसिटर है मान लो, ठीक है ना, और एक रेजिस्टर है ऐसे, ठीक है। और इसको किसी मान लो एसी सोर्स वगैरह से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, डिसकनेक्टेड टू सम एसी सोर्स। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो इसमें आप देखिए कि रेजिस्टर के क्रॉस जो वी आर दिया हुआ है ना, ये ऐसे वैरी कर रहा है इस तरह से,
हर जगह पे सभी ऑप्शन में एक ही जैसा दिया हुआ है। सभी ऑप्शन में देखो रेजिस्टर का ग्राफ जो है ना वो साइनसॉइडल ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वी आर से स्टार्ट कर देते हैं। वी आर तो आप सिंपली जानते हो कि सर्किट में अगर करंट आई होगा ना तो वी आर इज इक्वल टू आई आर होगा। तो वी आर देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, वी नॉट और साइन ओमेगा टी जैसा वेरिएशन है वी आर का, वो क्लियरली दिख रहा है, साइन फंक्शन है इसमें, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू आई आर ऐसे लिख देंगे। तो आई यहाँ से पता चल जा रहा है कि आई इज इक्वल टू जो है ना वी नॉट और डिवाइड बाय कैपिटल आर है और साइन ओमेगा टी ऐसा आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो वी आर को हम देखो, क्योंकि सभी ऑप्शन में वी आर एक जैसा दिया हुआ है, इन ऑल ऑप्शन यू सी वी आर इज गिवन टू बी सेम, तो हम वी आर को यूज कर लिए डायरेक्टली, ठीक है ना। तो वी आर निकल गया। अब हम देखिए जैसे अगर हम जैसे वी एल निकालना चाहते हैं, वी एल, तो इसमें इसका जो वैल्यू निकलता है एल डी आई बाई ऐसे दिखते हैं डी टी, ऐसे लिख देंगे एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से एल डी आई बाई डी टी, देखो एल डी आई बाई डी टी लिख दिया जाता है, इसमें माइनस वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप साइन एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो एल और डी आई बाई डी टी जब इसको करोगे ना तो ये यहाँ से देखो एल वी नॉट और ये ओमेगा हो जाएगा एंड दिस विल बिकम कॉस ओमेगा टी और डिवाइड, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको तो कॉस ओमेगा टी आ गया। तो अब आप देखिए कि इसमें जीरो टाइम पे ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और कोसाइन वेरिएशन है तो इसका जैसे वी आर का वेरिएशन अगर ऐसे होगा, देखो वी आर का वेरिएशन जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज वी आर, वी आर वर्सेस टी। तो इसमें वी एल ऑब्वियसली जो वेरी करेगा ना, देखो वी एल का वेरिएशन देखेंगे अगर तो जीरो टाइम पे ये मैक्सिमम होगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके फिर ये ऐसे वेरी करेगा, ठीक है ना, जिस तरह से ये कोसाइन का वेरिएशन होता है तो इस तरह का वेरिएशन दिखेगा, ठीक है ना। तो वी एल हो गया। अब हम इसी में VC अगर लिखते हैं, ठीक है ना, लेट अस राइट VC। तो VC देखिए जो होता है ना यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, VC इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। तो Q को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/C और Q को लिख सकते हो आप आई डी टी, ठीक है। तो आई डी टी, आई का वैल्यू ये पुट करोगे यहाँ से वी नॉट अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर सी। और ये जब साइन ओमेगा टी आई में आएगा ना, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, और डिवाइड बाय एक ओमेगा आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव कॉस है, तो नेगेटिव कॉस का होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसमें VC अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम VC प्लॉट करेंगे यहाँ पे ऐसे, VC वर्सेस आर, एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये VC वर्सेस आर अगर प्लॉट करोगे ना तो ये नेगेटिव माइनस से स्टार्ट होगा, वो यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जैसे कोसाइन, जैसे ये ऊपर प्लस था ना, तो जब ये इसमें जब नेगेटिव हो रहा था तो इसमें बस ये ऐसे करके पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, कोसाइन जैसा ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। तो बस देखिए अब देखिए यहाँ पे VC देखो इससे मैच कर रहा है, ये जो हमारा ग्राफ है, VL देखिए ऐसे करके ये दिया हुआ है, और VR तो हमने इसको रेफरेंस की तरह हमने यूज किया, ठीक है। VR हमने मान लिया कि ये देखने में साइन फॉर्मूला है तो साइन फॉर्मूला लगा दिए VR में, ठीक है। वहां से आई निकाल लिया और आई से हमने VL निकाल लिया और VC निकाल लिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ना फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगेन क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है, MSc से कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। क्लास 12th के स्टूडेंट को इतना सफिशिएंट बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक एयर फील्ड कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस को मान लो कि C0 है, ठीक है। C0 इज इट्स कैपेसिटेंस, ओके। तो अब जो है ना देखो इसमें सिचुएशन ऐसे दिया हुआ है कि एक, अब हम यहाँ पे इसमें ऐसे डायलेक्ट्रिक यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इन दिस पोर्शन वी हैव फिल्ड डायलेक्ट्रिक, ये डायलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब अगर हम डायलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है ना, वी हैव फिल्ड डायलेक्ट्रिक हियर, तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसमें दिया हुआ है, के इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज गिवन टू बी 1.5। तो इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1 है, ठीक है ना, इट्स कैपेसिटेंस इज C1। तो एक्चुअली देखिए क्या है कि इसमें कुछ पार्ट एयर का है, कुछ पार्ट डायलेक्ट्रिक का है। तो एयर वाला पार्ट जो है ना ये मतलब 1/3 पार्ट है, और ये जो है ना 2/3 है, दिस इज 2/3। तो एयर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस जो है ना वो C0, क्योंकि ये था ना और ये 1/3 पार्ट है तो C0/3 हो जाएगा। और इस वाले पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगा ना वो 2/3 C0 होगा, लेकिन क्योंकि डायलेक्ट्रिक से फील्ड है ना तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5,
ठीक है। अदरवाइज अगर डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं होता ना तो ये होता 2c0/3 और ये c0/3, तो दोनों फिर ऐड होकर के c0 बन जाते हैं ये। लेकिन क्योंकि डायलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे c1 जो निकलेगा ना, तो c1 इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, देखो इस पार्ट से आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये 2/3 है तो इतना हो गया, प्लस c0/3 हो जाएगा। तो C1 जो निकलेगा ना यहाँ से, इसको आप 3/2 लिख सकते हो, तो कैंसिलेशन वगैरह होकर के ये C0 हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। और ये c0/3 है तो ये बन जाएगा 4/3 C0। आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बेसिक करके देख लो। अब यहाँ पे एक सेकंड सिचुएशन है, देखिए ऐसे, कि जिसमें बोला गया कि डायरेक्ट्रिक को जो है ना 1/3 पार्ट में फिल किया गया है ऐसे। डायलेक्ट्रिक को 1/3 पार्ट में, और 2/3 पार्ट जो है ना वो मतलब ये 2/3 पार्ट अब एम्प्टी है। तो इसका कैपेसिटेंस जो है ना 2/3 C0 होगा, और इसका कैपेसिटेंस आप निकालोगे ना तो ये 1/3 C0 होगा मल्टीप्लाइड बाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5। क्योंकि जब आप किसी कैपेसिटर को डायलेक्ट्रिक से फिल करते हो ना, तो उसका कैपेसिटेंस उतना टाइम्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 1.5 टाइम्स, ओके, 1/3 C0। क्योंकि अगर डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो ये 1/3 पार्ट है ना, नाउ दिस दिस इज 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट है, तो इसका कैपेसिटेंस 1/3 C0 होगा। ऑलराइट, तो इसका कैपेसिटेंस C2 जब हम लिखेंगे ना, तो ये इसका इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं ये दोनों कैपेसिटर। अब हम इतना एक्सप्लेन नहीं करें कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सब बेसिक चीजें बताया जाता है क्लास 12th में, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे। यहाँ पे भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है 1.5 और 1/3 C0 और प्लस 2/3 C0, ओके, सॉरी C0। तो इसे ऐड करोगे तो यहाँ से 3/2 आएगा, तो 3 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/2 C0 है ये C0, ठीक है। तो वी आर गेटिंग C0/2 एंड हियर वी आर गेटिंग 2/3 C0, ठीक है ना, 2/3 C0। सो यू जस्ट ऐड द टू, यू विल गेट हियर 7/3 C0, ओके, 7/3 C0 वी आर गेटिंग हियर। सो नाउ यू सी, C2 जो है बाई C1 अगर निकालोगे ना, C2/C1, तो वी आर गेटिंग 7/3 और डिवाइडेड बाय, यू विल गेट डिवाइडेड बाय हियर 4/3। तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दोगे 3/4, नहीं नहीं, यहाँ पे कितना था, एक मिनट कहीं पे हमसे थोड़ा सा, अच्छा हाँ यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना, दिस इज 6। ये जो है ना ऐड करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा 3 और 4 7, और यहाँ पे एलसीएम में 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7/6 है, 7/6। ऑलराइट, तो इसमें देखिए क्या है कि आप इसको थोड़ा चेंज कर दें, ये 3/4 हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल, 2 और 4 से फिर मल्टीप्लाई करके 7/8 आ जाएगा। तो C2 जो आ रहा है ना, दैट इज 7/8 टाइम्स C1, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका 7/8, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है, 7/8 दिया हुआ है, ओके। तो इसमें देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर का होता है उसमें कैपेसिटेंस C1 + C2 हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि डायलेक्ट्रिक जब फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है, मतलब डायलेक्ट्रिक अगर K है तो कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। तो दैट स्मॉल कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड हियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। इस तरह का क्वेश्चन जानते हो नेट के एग्जाम में एक बार पहले भी पूछा गया है, और सरप्राइजिंगली जो नेट के एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन आया था ना वो 5 मार्क्स में आया था, ठीक है। इस बार जो आया है वो बी पार्ट में 3.5 मार्क्स में पूछा गया है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन आया था ना उसका आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली सेम है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। मतलब ये जो इसमें आंसर आ रहा है ρr/6 ε0, पहले जो आया था नेट के एग्जाम में 5 मार्क्स में, उसका भी आंसर यही आया था, ρr/6 ε0। तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीटिशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, ओके। अगेन क्वेश्चन बिल्कुल क्लास 12 लेवल का है, ठीक है। इसमें मतलब एमएससी लेवल में भी पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, ठीक है, बट क्लास 12 के स्टूडेंट को भी ये पढ़ाया जाता है। वो आप किसी एवरेज स्टूडेंट को दे दोगे ना क्लास 12 का, वो सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ए स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r/2 इज स्कूप्ड आउट फ्रॉम द स्फेयर एज शोन। मतलब ये एक स्फेयर है, इसका चार्ज डेंसिटी रो है, और इसमें से हम एक स्फेरिकल वॉल्यूम जिसका रेडियस r/4 है इसको स्कूप आउट किया गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया हुआ है x, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए कुछ इसको थोड़ा सा बिग हम बना देते हैं क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे ऐसा है सिचुएशन, ये एक स्फेयर है और इसके अंदर एक छोटा सा स्फेयर ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान लो ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये सेंटर है।
अब देखिए इसका रेडियस जो दिया हुआ है ना, ये r/4 दिया हुआ है। हमको ये जो पॉइंट है यहाँ, इसको x बोला गया है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये एक्चुअली, हाँ, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी r/2। तो एक्चुअली इसके सेंटर से ये जो पॉइंट x है ना, इसका डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस आप देखें, इस डिस्टेंस को अगर आप निकालेंगे ना, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो हम r1 बोल देते हैं, और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे r2। ये डिस्टेंस को हम r2 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो ये जो पॉइंट है ना x, ये बिग स्फेयर के अंदर है और छोटे स्फेयर के बिल्कुल सरफेस पे ही है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप x पे निकालेंगे ना, तो ऐसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग स्फेयर, बिग माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्मॉल स्फेयर कट करके हटा दिया गया ना, तो उसका माइनस करना पड़ेगा फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल स्फेयर, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। तो यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग स्फेयर लिखोगे ना, तो रो r1, क्योंकि बिग स्फेयर के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r1 है, तो रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब माइनस स्मॉल स्फेयर के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r2, हम स्मॉल r2 लिख रहे हैं, तो ये रो r2/3 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के अंदर जो फील्ड होता है ना, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बिल्कुल ये जो पॉइंट x है, दिस पॉइंट x इज एक्चुअली कमिंग एट द सरफेस ऑफ दिस स्मॉलर स्फेयर। तो सरफेस तक ये फॉर्मूला लग जाता है। अगर सरफेस से थोड़ा बाहर हो जाता है ना, थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस पे होता है सरफेस से, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता। उसके लिए फिर रो r³/3 एप्सिलॉन नॉट r² ऐसे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसे फिर लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से रो/3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से r1 - r2 हो जाएगा, ठीक है। तो रो/3 एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ गया, r1 का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक r/2 हो गया, और प्लस r/4 हो गया, ठीक है। और r2 का वैल्यू देखो, ये यहाँ से यहाँ तक r/2 और प्लस ये r/4, तो r1 दोनों का सम के बराबर होना, r/4 प्लस r/2, ठीक है। और ये r2, तो ये r2 जो हम निकालेंगे ना, तो r2 जो निकलेगा, ठीक है, वो बेसिकली r/4 होगा। तो ये r/4 लिख दिया हमने। तो यहाँ से r/4 कैंसिल, तो r/2 बच गया, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे ये बन जाएगा रो r/6 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स द आंसर। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया गया, दो वैल्यूज पुट किए गए, एंड वी आर गेटिंग द आंसर, ओके। सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सभी, बस लिटिल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ओके। थोड़ा रिवीजन की जरूरत होती है ये सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत। और जैसा कि हम बताया कि पहले भी नेट के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और आंसर भी वही यही आया था, रो r/6 एप्सिलॉन नॉट ही आंसर था उस क्वेश्चन का भी, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट वे में लिखा हुआ था, तो ऑल द क्वेश्चन वाज हैड बीन रिटन इन स्लाइटली डिफरेंट वे, बट आंसर वाज द एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये बी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये भी करा चुके थे, ठीक है ना। ये भी करा चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जो है ना, ये सी पार्ट में जो पूछा गया, सॉरी पार्ट ए में। तो देखिए पार्ट ए में ये क्वेश्चन दो जो पूछे गए ना, ये भी फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑल दो पार्ट ए का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल मेटल बार्स आर हीटेड टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड अलाउड टू कूल इन द सेम सराउंडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज देयर कूलिंग फिगर्स। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, आपको क्लियरली बता रहे हैं, 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें देखो ये बताया जाता है कि टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, वो माइनस ऑफ सम के, और टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो बस इसको आप सॉल्व करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, यहाँ पे dt/t - ts ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये माइनस के और dt हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे ऐसे, तो जीरो टाइम पे मान लीजिए टेम्परेचर जो था ना, कुछ ऐसे मान लीजिए T1 है, ठीक है। और बाद में टेम्परेचर, या जीरो टाइम पे टेम्परेचर कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, T1 है, और बाद में, या T01 कह देते हैं, 01, और बाद में टेम्परेचर T1 हो जा रहा है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे ऐसे ln, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ln, और इसमें आ जाएगा T1 - Ts, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, ln T1 - Ts, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा, ये T1 पुट हो जाएगा, और इसमें T01 - Ts ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -kT, ये होगा।
तो इससे आप T1 माइनस टी एस निकालोगे ना, टी एस, तो दैट विल बी, ये ln हटाओगे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो T01 माइनस टी एस और e⁻ माइनस के टी, ऐसा हो गया। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए निकल गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना, देखो T1, तो ये हो जाएगा TS, ठीक है, TS और प्लस T01 और माइनस TS और e⁻ माइनस ऐसे KT हो गया। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, TS सराउंडिंग का टेम्परेचर है और T01 इसका इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है ना। और सेकेंड ऑब्जेक्ट का निकालोगे तो ये T2 हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, फिर ऐसे निकलेगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस यहाँ पे T02 हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर है ये, ठीक है, और TS और यहाँ पे e⁻ माइनस KT। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये टेम्परेचर T2 में और T1 में देखिए TS यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी TS आ रहा है। यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है ना T01 माइनस TS है, और यहाँ पे T02 माइनस TS है, और ये e⁻ माइनस KT दोनों में कॉमन है क्योंकि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वाला टर्म कॉमन होगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये फैक्टर सेम है, ये फैक्टर सेम है, एक फैक्टर डिफरेंट है। तो इसीलिए जानते हो ये दोनों टेम्परेचर कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब इसीलिए ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप समझ में आ रहा है सभी को, देखो TS फर्स्ट टर्म कॉमन है, ठीक है, लास्ट टर्म ये एक्सपोनेंशियल का भी कॉमन है। एक फैक्टर अगर डिफर कर जाता है ना तो वैल्यू कभी मैच नहीं कर सकता, दो फैक्टर जब डिफर करते हैं ना तो वैल्यू मैच होने का चांस भी होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर सिर्फ डिफर कर रहा है ना, तो इसीलिए वैल्यू मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन हाँ, इन्फिनिटी अगर हम टाइम इन्फिनिटी ले लेंगे, देखो इन्फिनिटी टाइम के बाद ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी क्या होगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो T1 विल बिकम इक्वल टू TS, मतलब जो मेटल बार है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ जो है ना कहीं पे कट नहीं कर सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ कैन नॉट कट एनीवेयर, ओके। तो जैसे इसमें कटिंग दिखा रहा है, यहाँ पे इसमें कट दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनिटी में भी देखो थोड़ा सा गैप दिखा रहा है। इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी जब होगा ना टेम्परेचर, तो दिस टर्म विल बिकम जीरो, तो T2 जैसे ऐसे लिखोगे, टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब टाइम टेंड कर रहा है तो T2 इज टेंडिंग टू TS, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा होगा कि टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, T1 इज टेंडिंग टू TS, ऐसा हो रहा है। तो इसमें ये जो सी ग्राफ है ना, इसमें देखो इन्फिनिटी पे जाके दोनों ग्राफ जो है मर्ज कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल दो क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए, जनरल एप्टीट्यूड में पूछा गया, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो देखिए, जो लोग बेसिक पढ़ते हैं, जिन लोगों ने कभी थर्मोडायनेमिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह पढ़ा होगा, तो वो लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानते हो, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से भी एनालाइज किया जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन को किया आंसर किया जा सकता है। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं भी अप्लाई करते हैं, तो भी मतलब लॉजिकली इस आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है जो मतलब बहुत ही डायरेक्ट ऑप्टिक्स से पूछा गया। ये मतलब जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात बताया जाता है। इसमें बोला गया है कि मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन वर्टिकल मिरर दैट विल अलाउ 6 फीट टॉल पर्सन टू सी हिमसेल्फ फुली इन इट। तो ये हमेशा ये प्रूव किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को अपना फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम जो हाइट होती है मिरर की, वो हाइट का हाफ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 फीट होगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन, ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन में दिया गया है, बट इट इज क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स अगेन क्लास 12th के स्टूडेंट को ये बात भी बताया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट तो ये बात तो क्लास 10th के स्टूडेंट को भी बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में शायद हो सकता है प्रूव करने में डिफिकल्टी होगी होगी क्लास 12th में हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम लगा करके, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम लगा करके बहुत इजीली बताया जा सकता है कि मिनिमम हाइट जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 3 फीट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 7 क्वेश्चन हमने, आप देखो इस अब आज हमने डिस्कस किया है 7 क्वेश्चन सी पार्ट का, 7 क्वेश्चन हमने बी पार्ट के डिस्कस किए 14, और 2 क्वेश्चन हमने पार्ट ए के डिस्कस कर दिए। तो टोटल हमने 16 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, पहले प्रीवियस 2 वीडियोज में हम 31 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अभी तक हम आप 47 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं, 47 क्वेश्चन, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन तो होते ही हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो उसमें आप 45 कह सकते हो, दो तो हम पार्ट ए का, तो टोटल 55 क्वेश्चन में से
55 क्वेश्चन में से 45 का तो हम सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं सब। अब बच गया सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो हम वो 10 क्वेश्चन जो है ना किसी दिन डिस्कस कर देंगे, ठीक है, किसी वीडियो में। ऑल राइट। तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए थे वो भी बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया गया था। उसके भी क्या बोलते हैं, जो भी आंसर्स उसमें बताया गया वो सभी वही आंसर CSIR ने भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। ऑल राइट। तो अब देखिए लास्ट में अब हम कट ऑफ आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। तो इसका कट ऑफ क्या होगा इस बार का जो पेपर है, ठीक है ना, अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है ना, कट ऑफ। तो इस बार देखिए क्या है कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए, इसमें 7 क्वेश्चंस जो है ना डिफिकल्ट थे, मतलब। और बाकी जो क्वेश्चंस थे ना डिफिकल्ट, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे थे इसमें जो शायद स्टूडेंट नहीं भी कर पाए होंगे, ठीक है। और बाकी जो इसमें बच गया 13 क्वेश्चन, ये मॉडरेट थे। इजी क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, ठीक है ना। वो 2 क्वेश्चन जो फिजिक्स वाले थे ना वही समझ लो इजी इजी क्वेश्चन थे, बाकी सभी क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट थे पार्ट ए में। तो पार्ट ए में इस बार स्टूडेंट का स्कोर कम होगा। फिजिक्स पार्ट में ऐसा कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स पार्ट में इतना ऑप्शंस भी होता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसको आप छोड़ देंगे, तो इजी क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट थे, जैसा कि हमने आपको बताया इसमें। इस बार देखिए यहाँ पे हम ये यहाँ पे दिखाए थे ना कि इजी क्वेश्चंस लगभग 28 है, मॉडरेट क्वेश्चन 27 है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 20 है। तो ये 20 क्वेश्चन छोड़ करके भी स्टूडेंट जो है ना, मतलब इनफ मार्क्स स्कोर करेंगे इस बार भी, एक, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ जो इस बार का होगा वो मतलब आप बहुत लो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस से हम, मुझे जहां तक हमने कंपैरिजन, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि प्रीवियस जो एग्जाम था, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो कट ऑफ जो था देखिए प्रीवियस पेपर में, जो JRF का कट ऑफ था, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो वो 102 के आसपास था। इस बार जो होगा ना, ये जुलाई की बात कर रहे हैं हम लोग, जुलाई 2025, 102। इस बार जो JRF का कट ऑफ रहेगा, ठीक है, दिसंबर में, वो इससे लगभग मुझे लगता है 8 मार्क्स के आसपास कम हो जाएगा। 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स अगर कम होगा ये, तो लगभग 94 के आसपास कट ऑफ रहेगा। 94 ये होगा दिसंबर 2025 में। ये JRF का कट ऑफ जनरल कैटेगरी की हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी, जनरल, ठीक है। तो अदर कैटेगरी का अब आप लोग खुद से ऐसा करोगे कि आप लोग प्रीवियस पेपर में जो भी कट ऑफ दिया गया है ना, उसमें आप 8 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, -8 कर दो, ठीक है ना, प्रीवियस पेपर में, प्रीवियस कट ऑफ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कट ऑफ फॉर दिस पेपर जो होगा, कट ऑफ फॉर दिस पेपर, दैट विल बी इक्वल टू प्रीवियस कट ऑफ, प्रीवियस पेपर, प्रीवियस पेपर मीन जुलाई 2025 -8 मार्क्स, ठीक है। ये जानते हो -8 जो हो रहा है ना, वो मेनली आप कह सकते हो जनरल एप्टीट्यूड की वजह से हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लगभग इतना ही, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, -8 बोल रहे हैं, हो सकता है -10 हो जाए, -8 की जगह -6 हो जाए, लेकिन थोड़ा लो जाएगा इस बार, ठीक है। तो 8 to 10 मार्क्स आप जैसे 8 to 10 मार्क्स के आसपास मान सकते हो कि लो जाएगा इस बार कट ऑफ। ओके, सो दैट इज ए प्रेडिक्शन। अब गलत आ जाएगा तो आप ये मत बोलोगे यहाँ पे कि सर आप तो बोले थे कि इतना आएगा और आ गया कट ऑफ इतना, ठीक है। तो नहीं भी हो सकता है, इट इज जस्ट प्रेडिक्शन, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि स्टूडेंट कैसे किए, ठीक है, एग्जाम में। तो ऐसा लग रहा है, मेरा एस्टिमेशन यही है कि ये इसका कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोग ये ध्यान रखेंगे हमारा जो कोर्सेज के बारे में हमने बताया, ठीक है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन न्यू कोर्सेज may take these courses, all right। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारा द ऑप्टिमिस्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, या तो फिर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आप live.theoptimistclasses.com ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस आप वॉच कर सकते हैं मोबाइल पे भी और वेबसाइट पे भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।